हम आए दिन महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बहस सुनते रहते हैं। महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, इस मुद्दों पर इस तरह के मुद्दों पर बातें सुनते रहते हैं। लेकिन आजकल एक मुद्दा बड़ा ट्रेंड कर रहा है। पुरुषों के अधिकारों की बात अब होने लगी है। जहां तो महिलाओं को पुरुषों से अधिकार देने की बात होती थी, आज पुरुषों के लिए ही अधिकारों की बात हो रही है। तो अभी आप आजकल एक ट्रेंड में देख रहे होंगे, एक न्यूज है जो अतुल सुभाष ये व्यक्ति हैं। आप अगर पिक्चर देखेंगे, है क्या मतलब थे अतुल सुभाष, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड का रीजन इन्होंने बताया है, एक वीडियो इन्होंने रिलीज की थी, उसमें रीजन बताया इनके जो ससुराल वाले या इनकी पत्नी, वो बहुत ज्यादा इनको परेशान कर रहे थे और इनकी फैमिली को परेशान कर रहे थे। ये बेंगलोर में एक इंजीनियर थे, आईटी पेशेवर। ये इंजीनियर के साथ साथ काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे होंगे, बेंगलोर में रहते थे। तो इन्होंने एक वीडियो रिलीज करके बताया है कि मेरे साथ कैसे इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो इसी सब की वजह से एक बहस आजकल छिड़ गई है सोशल मीडिया पर कि पुरुषों के अधिकारों का क्या होगा। और आजकल बहुत सारी न्यूज भी आ रही है, ये भी एक न्यूज है जो धारा 498 ए है, इस पर हम चर्चा करेंगे क्या है। ये महिलाओं को दरअसल अधिकार देने की एक धारा है। तो इसके दुरुपयोग पर वकील भड़के हैं और इनकी मौत के बाद काफी चीजें चेंज हो रही हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। इन्होंने कहा था, जो अतुल सुभाष हैं, कि मेरे घर वालों को ससुराल वालों से इतना परेशान कर दिया गया और उनकी इसकी कारण मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। मामला सुर्खियों में है। जो क्रिमिनल लॉयर हैं, 498 ए के मिसयूज के बारे में काफी गुस्से में है, आप कह सकते हैं, समाज काफी गुस्से में। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो 498 जो आईपीसी की धारा थी, अब ये कहां है वो भी देखेंगे, और इसका मिसयूज कैसे हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों 498 ए और 2005 का डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट दोनों पढ़ेंगे। जो 498 ए है इंडियन पीनल कोड का, इसका कैसे मिसयूज हो रहा है, क्या है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2005 का डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एनजीओज हैं उनका क्या रोल है इसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो फैक्टर है डोमेस्टिक वायोलेशन को जो कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और जो लीगल रेमेडीज हैं उनका कैसे मिसयूज होता है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में कैसे सवाल पूछा गया है। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा। अनअकैडमी आपके लिए 50% ऑफर लेके आया है और फ्री एक्सटेंशन भी लेके आया है। अगर आप 18 महीने का प्लान लेते हैं तो 9 महीने का आपको पे करना पड़ेगा। 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 12 महीने का पे करना पड़ेगा। और 36 महीने का लेते हैं तो 18 महीने का पे करना पड़ेगा। और इसमें इतना आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो गजब का ऑफर है। और ये ऑफर क्यों आया, क्योंकि आपको पता ही है अनअकैडमी का जो 10 दिसंबर था उसको 9th बर्थडे मनाया गया है, 9वां स्थापना दिवस इसमें मनाया गया। तो इसके उपलक्ष्य में आपको ये छूट मिल रही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश से या इंग्लिश से हैं, तो आगाज 27 2027 के लिए, 2026 के लिए, और ये इंग्लिश में 2026 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल आप खरीदना चाहते हैं तो ऑप्शनल भी है इसमें। 9 दिसंबर 14, 16, 20 और 26 से स्टार्ट हो रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, पीएसआईआर और सोशियोलॉजी। तो ऑप्शनल भी आपको मिल जाएंगे विद टेस्ट सीरीज, सारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो हम जल्दी से अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जो आईपीसी की धारा 498 ए है और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है। आपको पता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है, जो सेक्शन 498 है आईपीसी की धारा, इसको लाया क्यों गया था। लाया तो गया था 1983 में। 498 को 1983 में इसको लाया गया था। लेकिन लाया गया था महिलाओं को अधिकार देने के लिए। कैसे, जैसे हम बहुत टाइम से सुनते रहते हैं महिलाओं के साथ दहेज के मामले में उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही, मारपीट की जा रही, कोई शराब पी के पति उसको हमला कर रहा है, इस तरह से। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 498 ए लाया गया था और इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया था। तो ये 498 ए है क्या, दरअसल महिलाओं को उनकी सुरक्षा देने के लिए। महिला कोई भी हो, वो पत्नी हो सकती है, वो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या उसकी साथी हो सकती है, लिव इन पार्टनर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसको अधिकार देने के लिए लाया गया था। अब जो ये धारा है पहले तो आईपीसी में थी, लेकिन अब किस में आ गई है, बीएनएस में आ गई है, भारतीय न्याय संहिता में। तो भारतीय न्याय संहिता में वही धारा अब 84 पे आ गई है।
498A वाली जो आईपीसी की थी 498A, वो अब बीएनएस में 84 पे आ गई है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अब आईपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया, यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर ऐसा कोई करतब पाया गया, कोई पति, भाई या मतलब किसी भी महिला के साथ अगर कोई अपराध करता पाया गया, ज्यादती करता पाया गया, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये इसमें सजा के प्रावधान है। अब क्रूरटी, यानी कि अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हो रही है, क्रूरल्टी हो रही है, तो क्रूरता किसको माना जाएगा? वो क्रूरता हो सकती है फिजिकली, कोई उसको फिजिकली चोट पहुंचा सकता है। वो हो सकती है मेंटली या इमोशनली भी हो सकती है। कोई इसको मेंटली हरेस कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है, या इमोशनली उसको परेशान कर सकता है, सेक्सुअली उसको हरेस कर सकता है। तो कई तरह से जो क्रूरटी है, क्रूरता की परिभाषा में सारी चीज आ जाती है। कोई पति या पति का कोई रिश्तेदार, उसका कोई संबंधी अगर पत्नी को, उसकी पत्नी को सताता है, कैसे फिजिकली मारता है, उसको चोट पहुंचाता है, मेंटली उसको टॉर्चर करता है, आत्महत्या के लिए उसको उकसाता है, सुसाइड करने के लिए उसको उकसाता है, या उसको इमोशनली ब्रेक कर देता है, या फिजिकली या सेक्सुअली उसको हरेस करता है, तो वो किस में आएगी? क्रूरता की परिभाषा में आएगी, अगर कोई इस महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। तो उसमें अगर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो वो महिला खुद शिकायत कर सकती है। खुद अगर इस पोजीशन में नहीं है शिकायत करने की, तो महिला का कोई रिश्तेदार, उसके घर वाले, फैमिली वाले जो माता पिता की साइड से होते हैं, उसका कोई दत्तक पुत्र इस तरह से हो, कोई सोतेला बेटा टाइप, अगर ऐसी दूसरी शादी कहीं हो, तो इस तरह के जो रिलेटिव्स हैं उसके, उस महिला के, वो शिकायत कर सकते हैं पुलिस थाने में या किसी एनजीओ के पास, इस तरह से। तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसमें समय सीमा क्या है शिकायत करने की, टाइम लिमिट क्या है? अगर किसी महिला के साथ कोई केस हुआ है, इस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली टॉर्चर किया गया है, तो वो 3 साल के अंतर्गत, उस घटना को घटित होने के 3 साल के अंदर अंदर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। अगर शिकायत दर्ज कर दी गई और इस तरह से शिकायत पुलिस में या जहां भी पहुंच गई, तो एक बड़ा मसला है इसमें कि ये जो अपराध है वो गैर जमानती है, सीधे उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा, मतलब अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अगर इस तरह का अपराध संज्ञेय में आ जाता है, तो एक तो संज्ञेय है और एक गैर जमानती है। इसका मतलब होता है कि तत्काल हिरासत होगी, उसकी कोई सुनवाई होगी, उसको सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने सुना होगा कई बार कोर्ट में या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। तो 498 जो है वो गैर जमानती वारंट निकाल देती है, सीधे उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा। अब जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वायलेशन एक्ट 2005, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है क्या? देखो, हम जो मुद्दे आते हैं ना, आपको पता ही होगा, मेरे जो सेशन रहते हैं, जो भी मुद्दे हम आजकल न्यूज में देखते हैं करंट में, तो उसको मैं यूपीएससी से रिलेट करके पढ़ाता हूं। हम अपने यूपीएससी पर ही फोकस करते हैं कि यूपीएससी इनसे रिलेटेड कैसे सवाल पूछ सकता है। तो जो सोशल इश्यूज हैं, उनसे इस बार बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और पूछे जाते रहते हैं, तो हम उसी के इर्द गिर्द चलते हैं। न्यूज क्या है वो तो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, मैंने थोड़ी सी बता भी दी थी क्या न्यूज है, किस तरह से न्यूज आई है, तो मतलब चर्चाओं में क्यों है ये टॉपिक। तो हम जो मेन चीज है हमारी एग्जाम की, उसको पढ़ते हैं। 2005 का जो ये अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम, इसको लाने का उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था? उद्देश्य वही है, महिलाओं को उनकी डिग्निटी बचाना, उनको एक रेस्पेक्टफुल लाइफ देना, उनके साथ होने वाली क्रुएल्टी या हिंसा से बचाना, उनको एक रेस्पेक्टफुल लाइफ देने का इसका मेन मकसद था। तो उद्देश्य ये है, चाहे माता हो, बहन हो, या पत्नी हो, या और कोई दोस्त हो, या उस और किसी रिलेशन में हो, उसको संरक्षण देना है एक तरह से, वो अपनी लाइफ को बराबरी के हिसाब से जी सके। इसमें दायरा क्या है मैंने बताई दिया आपको, कौन कौन सा दायरा इसमें आएगा। जो सारी महिलाएं हैं, जो जितने भी रिलेशन है, वो इसके दायरे में आ जाएंगी। घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है वो मैंने भी आपको दी, फिर से मैं दे देता हूं। घरेलू हिंसा पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा या उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा किसी महिला को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, जो भी है, हरेस करने का जो तरीका वो अपनाते हैं, वो घरेलू हिंसा में आएगा। अब उसमें वो दहेज की मांग कर सकते हैं, कोई दहेज अगर मांग रहा हो, दहेज मांगने की वजह से किसी को सताया जा रहा हो, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। किसी छोटे मोटे काम की वजह से, दिखने में अच्छी नहीं है, हाइट छोटी है, इस तरह से बोलती है, ऐसा करती है, पढ़ने को कहती है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ये सब क्या आएंगी? घरेलू हिंसा में आ जाएंगी। निवास का अधिकार उनको दिया जाता है, मतलब कोई महिला, ये इसके अंदर है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंदर, कोई महिला अपनी प्रॉपर्टी ओन ना भी करती हो, मतलब छोटी मोटी चाहे कितनी भी हो, अपनी प्रॉपर्टी की खुद मालिक ना भी हो,
फिर भी उसे हस्बैंड के घर में निवास करने का अधिकार होगा, ये 2005 कहता है। एज ए वाइफ या एज ए डॉटर, मदर, जो भी उसको है, अगर उनका अपनी कोई प्रॉपर्टी ना भी हो, अपनी निजी संपत्ति ना भी हो, फिर भी उनको अपने पति के, अपने पिता के, अपने भाई के घर में निवास करने का अधिकार होगा, ये इससे अधिकार मिला है। संरक्षण का आदेश भी उनको दिया जा सकता है। संरक्षण का आदेश जैसे कोर्ट ने, मान लो कोई केस ऐसा गया, किसी महिला ने कोई केस कर दिया या इस तरह की कोई केस हो गई, तो कोर्ट उसको संरक्षण का आदेश दे सकता है सरकार को, सरकार उसको उसका उपलब्ध कराएगी, या किसी उसका रिलेटिव जो है उसको संरक्षित करने का अधिकार दे सकता है कि आप इसको संरक्षण में रखिए, तो उसको संरक्षण का भी अधिकार है, पिता का, भाई का या पति का, इस तरह से। उसको परामर्श, अगर ऐसा कोई उसके साथ केस हो जाता है, कुछ इस तरह से घरेलू हिंसा हो जाती है, तो सरकार उसको सरकारी तौर पर, या तो वो उतनी कैपेबल हो, पैसा खर्च करके वकील से, किसी से या किसी अधिकारी से परामर्श ले सकती है। अगर कैपेबल नहीं है तो सरकार उसको सहायता उपलब्ध कराएगी सरकार के लेवल पर। सपोज करो कोई महिला गरीब है, उसके पास इतने संसाधन नहीं है, तो सरकार या तो वकील कराएगी उसको, या जो भी परामर्शदाता होगा, डॉक्टर भी या मनोवैज्ञानिक आप कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। सपोज करो किसी महिला के साथ मेंटली टॉर्चर हुआ है, कोर्ट को लगा है, डॉक्टर्स को लगा कि इसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, इसको परामर्श की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो कोर्ट उसको कह सकता है कि इसको साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराइए। अगर उस महिला की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो सरकार उसको कराएगी। मौद्रिक राहत और मुआवजे की बात हो सकती है। अगर सपोज करो किसी महिला के साथ वो एज ए वाइफ किसी के साथ रह रही है, उसके साथ हिंसा होती है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, डॉक्टर से इलाज के लिए पैसा चाहिए, या उसकी अपनी कोई संपत्ति थी उसका नुकसान हुआ है, या अपने उसके कपड़े या और कोई गहने जेवरात वगैरह उनका नुकसान हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है तो वो उसको मुआवजा भी दिलवा सकता है, पैसे वगैरह जिस भी फॉर्म में वो दिलवाएगा वो दिलवा सकता है। अब एक इसमें आती है कि जो कंसल्टेंसी है या सपोर्ट सर्विस है उसको त्वरित मिलनी चाहिए, हैंड टू हैंड मिलनी चाहिए। यानी कि जो ये एक्ट है शिकायतकर्ता के लिए बोलता है कि 60 दिनों के अंदर अंदर, ये जो एक्ट है 2005 का, कि जो शिकायत कर रहा है अगर वो पाई जाती है सही, तो 60 दिनों के अंदर अंदर उसका निपटारा करना जरूरी है, ताकि पीड़ितों को जो है समय पर राहत मिल सके। क्योंकि अगर समय पर राहत नहीं मिलेगी तो फिर क्या ही फायदा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी को गलत केस में फंसा दिया या वो गलत केस उस पर लगा दिया, और वो 12 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद छूट के आ रहा है और वो बरी हो जा रहा है कि आप पे कोई केस, मतलब कोई ऐसा गिल्टी आपको नहीं पाया गया, तो वो 12 साल 18 साल क्या करेंगे उसके, तो वो तो खत्म हो गया, उसके सारी जवानी चलेगी। इसी तरह क्या है कि अगर इनको न्याय देना है तो जल्दी से जल्दी, खासतौर से 60 दिन के भीतर उनको न्याय दिलाना चाहिए। अब एनजीओज की भी इसमें काफी भूमिका है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी काफी बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है, महिलाएं समाज के दबाव की वजह से, महिलाएं परिवार के दबाव की वजह से, रेस्पेक्ट अपने माँ बाप या परिवार की रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट की वजह से वो बाहर निकल के नहीं आती है। तो अगर कुछ एनजीओज हैं या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कमजोर हैं या उनको कानूनों का नहीं पता कैसे हमें इसके आगे प्रोसेस करना है, तो उनको कानूनों का नहीं पता है, इलिटरेसी ज्यादा है, तो बहुत सारे एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं। कुछ महिला आयोग हैं, कुछ महिला के ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ एनजीओज हैं जो इस पर काम करते हैं, वो महिलाओं के अधिकारों को दिलवाते हैं या इनकी रिपोर्ट वगैरह करते हैं, एफआईआर वगैरह करते हैं। अब जो घरेलू हिंसा हो रही है, ये हो क्यों रही है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो योगदान देने वाले कारक हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? एक तो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना है, जो हमारा पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर है, ये भी इसमें योगदान करता है। हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि जो घर के मेल हैं, पिता खासतौर से, वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं महिलाओं को, मतलब हम ऑर्डर देंगे तो आपको मानना है, तो उनका ईगो हर्ट कर जाता है जब घर की महिलाएं किसी चीज पे अपनी राय दे दें या कोई चीज इस तरह से कर दें। तो जो पितृसत्तात्मक संरचना है समाज की, वो ऊपर हावी होना चाहती है, जो वजह बनती है घरेलू हिंसा की। दूसरा, आपको ये सबसे ज्यादा पता ही होगा, सब्सटेंस एब्यूज। ये जो मादक द्रव्यों का सेवन है, मादक द्रव्यों के सेवन से भी इस पर बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति नशा करने का आदी है, शराब पीने का आदी है, वो शराब पी के आया, उसने अपनी वाइफ से मारपीट स्टार्ट कर दी, गाली गलौच स्टार्ट कर दी, तो ये भी एक वजह रहती है ड्रिंक वगैरह करना और इस तरह के नशा वगैरह करना। सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड हम मान चुके हैं, हम
अपनी नजर झुका लेते हैं, हम अपने कान बंद कर लेते हैं जब पड़ोसी के घर में किसी महिला के साथ कोई ज्यादती होती है। तो वहां पर क्या करते हैं, हम मान चुके हैं कि महिला है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो मर्द है, पुरुष है या पति है, तो उतना उसका हक है, वो मार सकता है। मतलब हमने ऐसा मानदंड बना दिए कि महिलाएं हैं तो वो पिटने के लिए है, महिलाएं हैं तो उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। दूसरी क्या है, आर्थिक निर्भरता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। एक महिला पढ़ी लिखी नहीं है या कमाती नहीं है, अर्निंग नहीं करती, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो उसकी गालियां भी सह रही है, उसकी मारपीट भी सह रही है, उसकी बदतमीजियां बहुत तरह की सह रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कमा रही। वो उसके दिमाग में एक चीज घर कर गई कि अगर मैं यहां नहीं रहूंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगी, क्योंकि एक शादी के बाद दूसरी शादी करना बड़ा मुश्किल होता है, कौन एक्सेप्ट करेगा मेरे को। या उसके बच्चे, कई बार बच्चों की वजह से वहां रहती है कि अगर मैं इसके साथ नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो आर्थिक निर्भरता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी बहुत बड़ी वजह है इसके लिए। शिक्षा और जागरूकता का अभाव, ये मैंने बताया था अभी। जब महिलाओं में शिक्षा का या जागरूकता का अभाव है, उनको ये नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं, मैं अपने राइट्स मांगने के कहां कहां जा सकती हूँ, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो चुपचाप सहती रहती हैं। ये भी वजह है क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस है। मनोवैज्ञानिक कारण भी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर इसको होने के। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब एक व्यक्ति है, सपोज करो हस्बैंड है, बाहर वो काम करता है, बाहर उसकी कहीं किसी से लड़ाई हो गई। अगर ऐसा अक्सर होता है, बाहर अगर वो कमजोर है, उससे किसी की जिससे उसकी लड़ाई हुई है वो उसका ताकतवर है और ये खुद कमजोर है, तो वो वहां से सुन के घर में आके उसका गुस्सा निकालता है। बहुत सारे, हो सकता है जॉब की टेंशन हो सकता है किसी से रिलेशन की टेंशन हो, वो बाहर की टेंशन घर में आके निकालता है। और कहां पर, माँ को तो नहीं मार सकता है, बहन को भी नहीं मार सकता है, और किसी पे हाथ नहीं उठा सकता है। कौन एक कमजोर प्राणी उसके घर में मिलता है, उसकी पत्नी, तो वो उसका गुस्सा वहीं पर निकलता है। तो ये बहुत सारी वजह हैं जो ये घरेलू हिंसा होने के वजह बनती है। दहेज और वैवाहिक विवाद भी होते हैं, दहेज भी इसकी एक वजह बनती है। कई बार क्या होता है, लोगों को उम्मीद होती है कि इस शादी में मुझे इतना माल मिल जाएगा या इतना दहेज मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह बनती है बाद में वो उसको सताते हैं, लड़की को, मतलब अपनी वाइफ को। फिर विवाह में कोई ऐसा विवाद हो जाए, कई बार आपने देखा होगा नहीं, वो शादी में फूफा टाइप के लोग आते हैं कि फूफा जी आए हैं, उनका ऐसा होना चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा हो गया, लड़की वालों की तरफ से छोटी मोटी कोई ऐसी कमी रह गई, तो वो जब वाइफ आ जाएगी अपने घर में तो उसको सताते हैं कि हम तुम्हारे घर गए थे, वहां पर हमारी डिसरेस्पेक्ट हुई है। ये बहुत सारी वजह हो सकती है, तो ये विवाद बन जाते हैं इसके कारण। हिंसा का अंतर पीढ़ी जो संचरण है, यानी कि जो वायलेंस का ट्रांसमिशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। सपोज करो एक बच्चा है, वो अपने पिता को देखता है, वो मेरी माँ के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, किस तरह से रहते हैं, तो उसके दिमाग में वो घर कर जाता है। उसे लगता है कि महिलाओं के साथ ऐसा करना जायज है। क्यों? अगर जायज नहीं होता तो मेरे दादा बोल रहे होते, मेरे आसपास के लोग बोल रहे होते, परिवार के दूसरे और लोग उसको रोक रहे होते। क्योंकि मेरे पाप को किसी ने नहीं रोका, इसका मतलब ये सही तरीका है, इसी तरह से होता होगा। तो अंतर पीढ़ी संचरण कैसे हो जाएगा? जब मेरे बाप को मेरे दादा ने नहीं रोका, मेरी दादी ने नहीं रोका, और किसी परिवार वाले ने, मोहल्ले वाले ने, किसी ने उसको गलत नहीं कहा, इसका मतलब यही सही है। तो जब वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, तो वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसी करेगा। क्यों? उसको लगता है कि यही प्रोसेस है, जिंदगी जीने का यही तरीका है। तो ये भी एक वजह है, आगे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। फिर दूसरा कमजोर कानून का प्रवर्तन है और न्यायिक विलंब। जब कोई महिला अगर आगे बढ़ के आती भी है, समाज के डर से बाहर निकल के आती भी है, थोड़ी पढ़ी लिखी हो, जानकार भी हो, और वो आगे आएगी भी, तो कानून में इतना टाइम लग जाता है, उसको न्याय मिलने में इतना टाइम लग जाता है। ये भी वजह है इसके होने की। फिर वो घर बैठ के उसको सहती रहती है। जो कमजोर कानून प्रवर्तन है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, आप अगर कोई महिला जाएगी पुलिस में रिपोर्ट कराने, तो पुलिस वाले उसको घर पे ही निपटाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं छोड़ दो ये वो, क्योंकि उधर से पुरुष जो है उसका पति, वो वहां पर उसका हो सकता है रसूखदार हो, उसका वहां मतलब एक तरह से सिक्का चलना जिसको बोलते हैं। इनका जो कानूनी उपाय है, अब ये तो था महिलाओं के साथ कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं भी, जैसे आजकल का एक केस इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, तो कुछ महिलाएं भी इन कानूनों का दुरुपयोग करने लगी। कानून तो आया था, ये जो लॉ बना था, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बना था, ताकि उनके साथ ज्यादती ना हो, लेकिन अब महिलाएं इसी का गलत उपयोग करने लग गई हैं। व्यक्तिगत लाभ हेतु झूठे आरोप। कोई महिला अगर जानकार हो, पढ़ी लिखी हो, जिसको इस कानून के बारे में पता है, जिसको नहीं पता है उसका एक अलग मसला है, उस पर ज्यादती हो रही, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसको पता है, उनमें से कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं इसका गलत फायदा उठा रही हैं, झूठे आरोप लगा देती हैं। आपने कई बार सुना होगा आसपास किसी महिला को कि दहेज के केस में फंसा दूंगी, इस टाइप से, मान लो लोकल में ऐसा अगर सुना हो, तो ऐसे झूठे आरोप लगा देती हैं अपने पतियों पर,
या उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके माँ बाप उन पर, पूरी फैमिली पर, उन पे झूठे आरोप लगा देते हैं बिना किसी छोटी मोटी बात पर। क्योंकि भाई परिवार है तो छोटी मोटी बातें चलना, अनबन होना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहता है रिश्तों में। लेकिन वो महिला अपने पति पर, अपने हस्बैंड पर, अपने सास ससुर पर ये कह के कि तुम पे दहेज का केस लगा दूंगी, और उनको डरा के रखती है, या अपने फायदे के लिए उनसे पैसा ऐंठने के लिए भी ये केस लगाए जाते हैं। ऐसे केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी जो ये रिपोर्ट आई है, जो मैंने न्यूज का आपको कटिंग दिखाई थी, उसमें भी दिया गया है कि जज ने खुद बोला कि हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं जिनमें झूठा फंसाया जाता है हस्बैंड को। अभियुक्त को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षति कैसे? सपोज करो कोई हस्बैंड सामाजिक रूप से काफी रसूख वाला है, उसकी आसपास काफी जान पहचान है, उठ बैठ है, और वो पैसे वाला भी है, तो वो इस डर से, क्योंकि कानून जो है गैर जमानती है, मतलब अगर ये कानून उस पर लग गया ये केस, तो उसको बिना जमानत के, बिना सुनवाई के सीधे जेल में डाल देंगे। तो इस वजह से वो मनोवैज्ञानिक दबाव में रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहता है कि अगर इसने मेरे पे केस कर दिया तो जेल हो जाएगी। तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है। सामाजिक दबाव रहता है सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो इज्जतदार हूं, रेस्पेक्टेड हूं, इधर उधर सब लोग जानते हैं, 4 लोगों में बैठता हूं, तो वो इस वजह से इसमें फंस जाता है और उसको पैसे वैसे देने पड़ते हैं, तो वो परेशान रह जाता है। इसमें इन डर को दिखाकर, सामाजिक डर को, मनोवैज्ञानिक डर को दिखाकर उसके लिए पैसों के तौर पे समझौते के दबाव डाले जाते हैं कि ठीक है, हम इस बात को वापस ले लेते हैं, इस केस को वापस ले लेंगे, या ये सब नहीं करेंगे, इतना पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये लाके दे दो। तो इस तरह के दबाव बनाए जा सकते हैं। तत्काल गिरफ्तारी और प्रारंभिक जांच का अभाव, ये सबसे मेन वजह है। जो पुरुष आजकल डरता है इस कानून से, जो 498A है, इस कानून से पुरुष का या पति, खासतौर से पत्नियों के डरने की जो मेन वजह है ये है कि एक तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, अपना पक्ष रखने का टाइम नहीं मिलेगा, कोई मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारी गलती थी कि नहीं। दूसरा, प्रारंभ में कोई जांच नहीं होती, इसकी कोई जांच होनी नहीं है, सीधे उठा के बंद कर देंगे, तो इससे अच्छा इसकी बात मान ली जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, जो हमने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। न्यूज क्या थी उस पर ज्यादा नहीं दिया, न्यूज तो बस इतना बताई मैंने आपको कि न्यूज किस न्यूज के एवज में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। मेंस में कुछ सवाल पूछे गए थे इस तरह से, भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। ये 2018 में पूछा गया। तो महिलाओं से रिलेटेड जितने मुद्दे हैं उस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इस मुद्दे को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और 2005 का एक्ट, 498A, जो दोनों मैंने पढ़ाई है, इनको भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संख्या से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बताइए। अभी जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 का और 18 का, 2014 एंड 18 दोनों जो सवाल पूछे गए हैं ये वुमेन सेंट्रिक है, ये महिलाओं को सेंटर में रख के पूछे गए। अब जो ये मुद्दा उठ रहा है पुरुषों के लिए, जो उठ रहा है पुरुषों के अधिकारों की जो बात कर रहा है, हो सकता है यूपीएससी पुरुष को सेंटर में रख के जो मेन सेंट्रिक क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। 498A क्या है, 2005 का एक्ट क्या है, पुरुषों के साथ कैसे उसका मिसयूज हो रहा है, महिलाओं के साथ कैसे गलत वो हो रहा था, मतलब महिलाओं का गलत इस्तेमाल। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, वो किसी भी तरह से सवाल पूछ सकता है। तो आजकल ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से इसको पढ़ना, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आपने जो अब तक पढ़ा, जो सुना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई पुरुषों के साथ इस तरह से हो रहा है, और क्या वाकई महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग भी होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज के लिए हम इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।